अरे ई का गले में टांग लिया है। लगता पूरा का पूरा पगला गया है। हाँ, तब ही तो इस खेत में घुस के काक भगौड़ा बना हुआ है। हटो जरा, चल चल चलो सब लोग। यहाँ खेत में घुसा क्या कर रहा है बे? निकल यहाँ से। ये हमारी जमीन है, जिंदा है हम अभी, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये ऐसा नहीं मानेगा ये। मार निकाल इसको यहाँ से। ये तेरे बाप की जमीन है। आखिरी बार पूछ रहे हैं खेत से जाते कि नहीं? चल इस साले को निकाल। ये बड़ी हैरत अंगेज घटना। एक जिंदा चलता फिरता आदमी कभी ये नहीं कहता कि मैं जिंदा हूं, पर कितनी हैरानी की बात है कि उस भीड़ में वो आदमी अपने गले में तख्ती लटकाए ये कह रहा है कि वो जिंदा है। आखिर क्या हुआ कि उसे बार बार ये कहना पड़ा, अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा था। और जाहिर है उस भीड़ में कुछ लोग उसे पागल भी समझने लगे। शारीरिक रूप से वो विकलांग था। जैसे ही उस आदमी ने उस खेत पर अपना हक जताया, उसे बुरी तरह से पीटा गया। आखिर कौन था ये आदमी और ये लोग उसे इतनी बुरी तरह से क्यों पीट रहे थे? ये मामला बड़ा ही पेचीदा हो रहा था। उत्तर प्रदेश गोंडा जिला के एक छोटे से गांव केशवपुर के श्याम विलास यादव की कहानी। बात नवंबर 1996 की है। श्याम इसी गांव से रोजी रोटी की तलाश में मुंबई चला गया था। कई सालों से वो वहीं पर मुंबई में था और फिर एक दिन तुम ही श्याम की बीवी हो ना? जी हाँ। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। ये है उसकी एक्सरे रिपोर्ट, और रिपोर्ट के मुताबिक अब पूरी जिंदगी वो लंगड़ा तवा चलेगा। और एक खास बात कि अब से उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से उनके पैरों पे जोर पड़े। ठीक है? पता नहीं अब कैसे चलेगा। पैर नहीं टूटा, हमारी किस्मत टूट गई। मुन्ना भी छोटा है, उसे छोड़ के तुम भी काम पे नहीं जा सकती और हम भी बेकार बैठ गए। अब ऊपर से ये अस्पताल इतना महंगा कि जो कुछ पैसा बचा था सब खत्म हो गया। अब दिल दुखाने से क्या फायदा? कुछ न कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कुछ आता जाता भी तो नहीं, और पढ़े भी तो 6 क्लास तक। हम तो कब से कहे आपसे वापस गांव ही चलते। इतना दिन से जो पैसा कमाया गांव ही तो भेजते आए चाचा जी को जमीन खरीदने के लिए। कितना दिन हो गया गांव जाके। बाबूजी मरे तब भी गांव नहीं जा पाए, उस ठेकेदार के कारण। हाँ हाँ, अब बस हो गया ये दिल्ली बम्बई, वापस गांव चलते। जमीन है अपनी, कुछ न कुछ कर लेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते चलते हैं गांव। रहने लायक नहीं है घर, मरम्मत करनी पड़ेगी। वो कह रहे थे ना किशन चाचा यहीं पे रहते, उनके घर चलते हैं। मुन्ना को बहुत ही भूख लगी है। ऐसे आने से पहले उन्हें बता देना चाहिए था। अरे कौन सा हम उनके घर हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। बस ई का मुरम्मत साफ सफाई कर लेंगे, यहीं पे रह लेंगे। अब चलो। ठीक है, ये लो। ये देखो, ये है हमरे चाचा का घर। ओ चाचा, अरे किशन चाचा। कौन है? अरे चाचा हमें श्याम। कौन है भाई? श्याम। श्याम? हाँ। अरे श्याम बेटा, अरे भाई हम तो तुमको पहले पहचाने नहीं पाए हैं। और ये कौन है? बहू है हमरी। अच्छा हाँ, खुश रहो, ये हमला पोता है? अरे फिरजू की अम्मा, जरा देखो कौन आवा है। देखो श्याम आए भाई। राम राम चाची। अरे खुश रहो बेटा। अभी बहू है तुम्हारी? हाँ। अरे बड़ी अच्छी बहू लाए हो श्याम। हाँ। अरे कुछ निकालो ना, का मुंह दिखाई नहीं देता। अरे ले काहे नहीं, ये बार बहू आई है। ये लो बेटा मुंह दिखाई। हाँ खुश रहो। आओ चलो बैठो श्याम, आओ। हाँ। बैठे। श्याम बेटा बैठो।
बस अब तुम लोग के लिए ना हम चाय नाश्ता लेकर के आते हैं। हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ बेटा आ जा। चाचा, ये सरजू और बिरजू भैया दिखाई नहीं दे रहे। अब सरजू तो गए हैं खेत में और बिरजू गए हैं शहर। सब इंस्पेक्टर हो गए हैं ना। अच्छा। हाँ, यही खातिर आना जाना लगा रहा था। अब कल आई हैं। बहुत बढ़िया। अरे सरजू देखो कौन आया है, देखो पहचाना नहीं का। अरे शाम है शाम। श्याम भैया अरे अचानक कैसे आना हो गया भैया? बस भैया मिलने चले आए। हाँ, और शहर में सब ठीक है ना? सब बढ़िया। हाँ, हाँ, बैठिए बैठिए। अरे ये पैर को कहाँ हो गया? सच नहीं भैया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? अरे हाँ हो, तो देखे नहीं। अरे कैसे एक्सीडेंट हो गया? चाचा काम पे जा रहे थे और उधर से गाड़ी आई और टक्कर मार के निकल गई। रे राम, आज वैसे तो शहर में बहुत ट्रैफिक होता है ना, तो अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए, है कि नहीं? चाचा, हम अब शहर में मजदूरी करने नहीं जाएंगे, यहीं गांव में अपनी जमीन पर खेती करेंगे और सोच रहे हैं कि थोड़ा बैंक से लोन लेके अपने घर की मरम्मत भी करवा लें। आप लोग हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, काहे नहीं करेंगे तुम्हारी मदद। अरे हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कोई बाहर वाला आके करिए का? हाँ? क्या नाम बताया था आपने? श्याम यादव। हाँ, आप अपने साथ कुछ परिचय पत्र वगैरह लाए हैं? साहब, हमारे पास ये जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है, आप ये मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं एक बार जमीन के कागजात देखकर भूमि नियोजन कार्यालय से चेक कर लेता हूँ कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं। वैसे कितने तक मिल सकता है? ये तो हम देखकर ही बता पाएंगे, आप कल आ जाइए। ठीक है सर। बैंक के ऑफिसर को मिलकर लोन की उम्मीद लिए शाम वापस घर लौट आया। उसे यही लग रहा था कि बैंक से कर्जा मिलकर वो अपना घर ठीक करवाकर खेती शुरू कर देगा। एक्सीडेंट की वजह से शाम की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन कर्जा मिलने के बाद उसकी जिंदगी वापस पटरी पे आ जाएगी। पर अगले दिन लोन ऑफिसर की बात सुनकर शाम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पता कर चुका हूँ, रजिस्ट्रार कार्यालय के अनुसार श्यामविलास यादव की मौत हो चुकी है, इसलिए श्यामविलास यादव को लोन नहीं दे सकती। और हाँ, तुम जिस जमीन को अपना बता रहे थे लोन के लिए, वो तो किसी और के नाम पर है। सर, आपसे कोई गलती हुई है। हम ही श्याम है, श्यामविलास यादव। हम आपके सामने हैं, हम मरे हुए कैसे हो सकते हैं? मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो वही कह रहा हूँ जो ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। साहब, वो जमीन अभी किसके नाम पर है? आप भूमि सुधार विभाग चले जाइए, वहां पर आपको सभी रिकॉर्ड मिल जाएंगे। शाम अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट लेकर बैंक गया, इसी उम्मीद के साथ कि उसे लोन मिल जाएगा और इसी लोन के साथ वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन वहां उसे अपनी ही मौत की सूचना मिली। ये कितनी हास्यास्पद और साथ में दिल दहला देने वाली बात है कि एक आदमी को सरकारी कागज से अपनी ही मौत की खबर मिलती है। शाम को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सरकारी फाइलों के सच के सामने वो बेबस था। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अफसर कह रहा था कि श्याम मर चुका है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ये सब बात तुम चाचा से काहे नहीं कहते हो? उन्हें फिजूल में काहे परेशान करें? कल सुबह जाके हम खुद पता कर लेंगे बात क्या है। चलो तुम सो जाओ। कल तक काम हो जाना चाहिए, दोनों गलती ना करना, समझो? हाँ, फिर जिस कहते हो सुबह सुबह आ जाए। चलो अभी चलिए। श्याम शर्मा, श्याम सिंह, श्याम कुमार, श्याम व्यास यादव, ये रहा। हाँ सर। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो तुम मर चुके हो। अरे सर, सब यही बोल रहे हैं, मगर हम ही श्यामविलास हैं। हम आपको मरे हुए लग रहे हैं। अरे हमारे लगने से क्या होता है? अरे जो हमारे कागजों में दर्ज होगा हम उसे ही मानेंगे ना। अरे कुछ लोगों ने तुम्हें मरा हुआ साबित किया होगा और उन्हीं लोगों ने तुम्हारी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली हो। आप अभी वो जमीन किसके नाम पर है? जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे भी। किशन कुमार यादव के नाम पर है तुम्हारी सारी जमीन। कितनी अजीब बात है ना कि आप जीवित होते हुए भी कानूनन रूप से मृत हैं। अब शाम अपने आप को जीवित साबित कैसे कर पाएगा? उस दिन वो
भूमि नियोजन कार्यालय से बड़े गुस्से में निकला और सीधे पहुंचा अपने चाचा किशन के घर उससे बात करने। लेकिन चाचा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे हम आपके घर में रह रहे? चाची ने हमको मुंह दिखाई भी दी। अब आप ही कह रहे हैं आप हमें नहीं जानते। साले बेहरूपी हो तुम लोग। कल हम थे नहीं तो तुमने सोचा कि हमारे सीधे साधे बाबूजी को ठग ले। चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना 2 मिनट में अंदर करवा देंगे, समझो? चलो निकलो। अरे चाचा, अरे शर्म करो चाचा, झूठ बोल के हमने जमीन अपने नाम करवा ली। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमरे मरे हमें मारने की? और तू कहेगा कि तू शाम है तो क्या हम मारे लगे बेवकूफों की तरह? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम शाम हो? अरे हमारा भतीजा शाम 10 साल पहले मर चुका है। क्या भाइयों, 10 साल से तुम लोग देखे हो शाम को यहाँ पर? तो बताओ। भाइयों, हम ही शाम है। 10 साल पहले मेहनत मजदूरी करने के लिए हम मुंबई चले गए थे, इसलिए इस बीच आ नहीं पाए। मगर इन मक्कारों को हम हर महीने पैसे भेजते रहे ताकि हमारे लिए जमीन खरीद सके, और अब ये उसी जमीन को हथियाने के चक्कर में है। साले झूठे, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे परिवार को भला बुरा कहेगा? जी का साहब, मारने पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका फैसला ग्राम पंचायत करेगी। ठीक है, करा दो पंचायत को, फैसला जो होगा देख लेंगे। अभी तो सर जो निकाल के भगा गई यहाँ से। अरे हम तो इका देखे भी नहीं थे। 4 साल पहले हमारे भैया ईश्वर गुजर चुके हैं, और गुजरे से पहले वो जमीन वो हमारे नाम लिख करके गए। अब पता नहीं कौन ही बहरूपिया हुआ है जो अपने आप को ईश्वर भैया बेटा कहता है, जबकि हमारा भतीजा श्याम वो तो पता नहीं कब का मर चुका है। सरपंच काका, ये देखिए, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र, ये हमारे बाबूजी की फोटो। आप तो बाबूजी को जानते थे ना, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। आप ही कुछ कर सकते हो, सब आपकी बात मानते हैं। भाइयों, मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है। पर हमें तो लगता है ये शाम ही है। अरे हमें तो देखते ही पहचान गया। लेकिन बोले कौन कि किशन का बेटा दरोगा है, कहीं हमें फंसा ना दे। 10 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है, और ये जन्म प्रमाण पत्र और जमीन जायदाद के मामले पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर गए हैं। तब हम क्या करें? देखो, तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफिस में बना है? तो तुम वहीं जाओ, वही कुछ करेंगे। साहब, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र है। हमारा नाम श्याम विलास यादव है। अब देखिए ना, हम जिंदा और वो हमें मरा हुआ घोषित करें। देखो, ये अकाउंट ऑफिस है। आप ऐसा कीजिए, आगे चले जाइए, ठीक है? ये भी रखिए अपने पास। साहब, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र। हमारा नाम श्यामलाल यादव है। श्याम विलास यादव, हाँ 1 मिनट। अरे भैया, इस फाइल में तुम मर चुके हो। अरे साहब, फाइल से क्या होता है? असल में तुम जिंदा है ना, आपके सामने खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, एकदम जिंदा। देखो भैया, तुम झूठ बोल सकते हो, पर ये सरकारी फाइल क्यों झूठ बोलेगी? अरे साहब, हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं? हम ही श्यामलाल यादव हैं, और हमारे चाचा ने वो जमीन हमें मुर्दा घोषित करके अपने नाम करवा ली। कुछ करिए साहब, वरना हम भूखे मर जाएंगे। ओ, जमीन तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा हुआ है? हाँ, तो अरे भैया, फिर भूमि नियोजन कार्यालय में जाओ ना, फिर खामखा हमारा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? हाँ, जाओ यहाँ से। अरे साहब, जमीन पे कब्जा हुआ है क्योंकि आपने हमें मृत घोषित किया है। विनोद, इन्हें बाहर करिए। अरे कैसे बाहर करिए? काम करो हमारा पूरा। काम करो, जाइए आप। अरे छोड़ो यार, अरे ऐसे कैसे? ये बाहर। अरे हम जिंदा यार, शाम है। टाइम खराब मत कीजिए। टाइम खराब मत कीजिए। सरपंच जी। हाँ। अरे ये श्याम तो बड़ा जिद्दी आदमी था, थोड़ा खर्चा पानी बढ़ जाएगा सरपंच जी। हाँ, 1 मिनट।
अरे तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक आपका माल आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद सरपंच जी। हो सकता है ये आपको अविश्वसनीय, अजीब लगे, लेकिन अफसोस ये बहुत आम बात है। और इस दुखद और घिनौने काम के पीछे कारण क्या है? कारण बहुत साफ है। अपने रिश्तेदार या नजदीकी लोगों को मृत घोषित करके उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना। कई लालची रिश्तेदार बड़ी आसानी से घूस देकर किसी को भी मृत दिखा देते हैं और फिर उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं। श्याम के साथ भी ऐसा ही हुआ। मोटी रिश्वत के बल पर चाचा किशन ने उसे मृत दिखाकर उसकी जमीन हड़प कर ली। 2 हफ्ते और बीत गए। श्याम के पास ना तो रहने की कोई जगह थी, ना ही रोजी रोटी का कोई आसरा। वो किसी तरह से अपनी उसी टूटी झोपड़ी में रह रहे थे। पर किशन को यह भी मंजूर नहीं हुआ और एक दिन उन्होंने उसको, उसकी पत्नी और छोटे से बच्चे को वहां से भी निकाल फेंका। श्याम गांव में हर किसी के पास मदद मांगने गया, पर सभी को किशन और बिरजू का डर था। श्याम बेटा, आजकल सरपंच और किशन की आपस में बहुत घुट रही है और उसका बेटा बिरजू हमारे यहाँ का कोतवाल हो गया है। उनके डर से कोई भी तेरे साथ खुलकर नहीं आ सकता। एक काम क्यों नहीं करता श्याम? वो तेरी बुआ है ना, बिलहरा में है जो, तू उसके पास चला जा, शायद वो तुम लोगों की कुछ मदद कर सके। और इस तरह किशन चाचा ने हमारी जमीन अपने नाम कर ली। हमका तो लागत कि किशन अपन भाई और भतीजा के साथ ये सब क्यों कर रहा है? पर आप ये तो मानते हैं ना कि हम ही श्याम है। अरे हम बूढ़ा जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमार आंख और दिमाग दोनों दुरुस्त हैं, दुरुस्त। हाँ। अरे अरे मुन्ना, अरे कि मुन्ना का शक्ल देख के तो हमें तुम्हारा बचपन याद आई गवा। बस तो बुआ, आपको हमारी एक मदद और करनी पड़ेगी। आपको हमारे साथ केशवपुर चलना होगा। सरकारी दफ्तर में हमारे साथ चल के बाबू के सामने कहना होगा कि हम ही श्याम हैं और किशन चाचा के खिलाफ गवाही देनी होगी। हाँ चलो। अरे माँ, ये लोग कौन है? अरे शाम है, शाम। ईश्वर मामा का बेटा। ईश्वर माँ? श्याम? माँ तो सठिया गई है। अरे उम्र हो गई तुम्हारी। श्याम बहुत ही पहले मर चुका है। अब कौनो बहरूपिया आके तुमको कुछ भी बोलता है, फट से मान लेती हो। अरे मोहन, हम मरे नहीं हैं। ये ज्यादा नौटंकी नहीं। चल भाग यहाँ से, निकल निकल नौटंकी। अरे बुआ, तो बुआ हम ही शाम है। चल जल्दी निकल। मानो मोहन। अरे बुआ हम ही शाम है। अरे मोहन हमारी बात मानो। माँ तुम सठिया गई हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम कुछ नहीं समझती हो। किशन मामा ही ठीक है, इसके साथ आगे क्या मिलेगा? हैं? अरे उनका बिरजू आया था फैक्ट्री पे, बोला हमने मदद की तो हमको भी जिंदा मरवा देगा, फिर रोती रहना। नहीं मां नहीं, हमको इस सब झंझट में नहीं पड़ना है। श्याम को लगा कि बुआ उसे जरूर पहचान लेगी और वो बुआ को गवाह के तौर पर पेश कर सकता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। तमाम कोशिशों के बावजूद श्याम अपने जिंदा होने का सबूत नहीं ला पा रहा था। उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी और इसके कारण वो बेचैन और हताश हो रहा है। और इसी बेचैनी की वजह से श्याम ने सोचा कि उसे कुछ अलग, कुछ हटकर करना चाहिए, ताकि ऊंचे कुर्सी पर बैठे लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींच जाए और वो अपनी बात उन तक पहुंचा सके। अरे मर गए रे, अरे मार दिया रे, अरे मर गए रे, अरे मार दिया हमको। अरे भाई, कौन मर गया है और इसे स्मशान ले जाने की जगह इसकी चिता यहाँ क्यों लगा रहे हो? अरे अपनी मौत का शौक मना रहे हैं। और शमशान कहाँ जाएं? शमशान में तो असली मुर्दे जलते हैं। हमें तो सिर्फ फाइलों में मारा है, और जिस दफ्तर ने हमें मारा है उस दफ्तर के सामने चिता से अच्छी जगह और क्या हो सकती है? पागल है ये तो। अरे क्या पागल है? जिंदा आदमी को ऐसे मार डालेंगे तो ऐसा ही होगा ना। पकड़ो इसे। साला सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहा है। अरे कहाँ लेके आ रहे हो? छोड़ दो इन्हें। काका, हमका मिलना भी नहीं दिया उनको, कहीं सची में मार न दे। नहीं नहीं बहू,
ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान अच्छा ही करेगा। अरे ये तुम्हारा माथा, ओहो, कितनी बुरी तरीके से इन दुष्टों ने तुम्हारी ये हालत की है। हाँ ला, ले बेटा पानी पी। क्या हो गया आपको? कितना समझाया हमने श्याम तुमको कि उन दुष्टों से मत भिड़ो। कितना लग गया आपको? वो किशन नाम का राक्षस तुम्हें मार ही डालेगा, तुम्हारी जान ले लेगा। अब तुम ही समझाओ इसे। अरे ना, ठीक है हम संभल के, चिंता मत करो, संभल के। चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ हमको, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, इधर आओ हमारे साथ। आओ इधर बैठकर हम तुम्हें समझाते हैं। हाँ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ, धीरे से, आहिस्ते। श्याम बेटा, जो आज नहीं हुआ जरूरी नहीं कि वो कल नहीं होगा। वो लोग बहुत ही शैतान लोग हैं। और फिर बेटा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे साथ बहू है, छोटा मुन्ना है, इनकी जिम्मेदारियां हैं, और न रहने के लिए घर है और न कोई काम। मेरी बात मान बेटा, मेरी एक चाय की दुकान है, मेरी उम्र अब ज्यादा हो गई है, ज्यादा काम मुझसे होता नहीं। उस दुकान को तू संभाल ले तो मेरी दुकान भी संभल जाएगी और तू 4 पैसे भी कमा लेगा। और हाँ बेटा, दुकान के पीछे एक छोटा कमरा भी है, वहां तुम्हारे रहने की भी समस्या हल हो जाएगी। मेरी बात मान ले बेटा, ये सब छोड़ दे, इन हरकतों को हम लोग नहीं सह सकते। श्याम अपने वजूद की इस लड़ाई को बीच में छोड़ने वाला नहीं था, पर उसे अपने परिवार की भी देखभाल करनी थी। इसलिए वो लक्ष्मण की उस छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने लगा, जो कि हाईवे से लगी हुई थी। हालांकि यहां से शाम की ना के बराबर आमदनी हो रही थी, पर उसे और उसके परिवार को रहने भर को एक जगह मिल गई थी। बच्चे का बुखार अभी भी कम नहीं हुआ है, कम से कम इसे तो डॉक्टर के पास दिखा देते। पैसे नहीं है, एक काम करो, एक बार और हल्दी वाला दूध गर्म करके पिला दो। कल भी नहीं उतरा तो लक्ष्मण काका से पैसे उधार लेके डॉक्टर के पास चलेंगे। लाओ हम दो। शाम के जीवन में काफी दिक्कतें आ रही थी, पर उन सब के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वो खुद को जिंदा साबित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। जब उसे लगने लगा कि उस गांव में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, तो शाम वहां के आला अफसरों के पास अपनी फरियाद पहुंचाने लगा। अब उसकी पत्नी कांची चाय की दुकान की देखरेख करने लगी और शाम दिन भर इस दफ्तर से उस दफ्तर तक ठोकरें खाने लगा। कभी जिला परिषद, कभी रजिस्ट्रार ऑफिस, कभी डीएम कार्यालय। शायद ही कोई दफ्तर हो जहां शाम ना गया हो। बाबा के जाने के बाद कभी घर नहीं आया, बस पैसे ही भेजता रहा। मेहनत की, पत्थर तोड़े, ईंटें उठाई, ये अपनी जमीन होगी, मगर उन्हीं चाचा ने धोखा दिया। दिल छोटा ना करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? इन्हें टीबी हो गया है, शहर जाओ, वहाँ बड़े अस्पताल में इलाज होगा, तभी कुछ हो सकता है, और अगर देर हुई तो बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं, लेकिन 1000-2000 तो लग ही जाएंगे। 1000? जी। कुछ खा लो भाई, पूरी रात से कुछ खाए नहीं। अरे ले लो, दोनों में से एक का ठीक रहना जरूरी है। कैसे बचाऊं तेरी माँ को? जमीन होती तो उसे बेच के, और वो भी तो
सरकारी कर्मचारी पर हमले के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। वो व्यक्ति अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा, इसलिए पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। टीबी की वजह से कांची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शाम से अपनी पत्नी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे मौत से बचाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और ये पैसे उसे जल्द से जल्द अपनी जमीन बेचकर मिल सकते थे, लेकिन यह करने के लिए उसे साबित करना होगा कि वो जिंदा है और ये जमीन अब भी उसी की है। शाम की हालत करो या मरो जैसे हो गई थी। आप एक काम कीजिए, कृषि मेले की जानकारी सब ब्लॉक में दे दीजिए। मार देंगे, जान से मार देंगे। अरे मार देंगे, छोड़, अरे मार। अरे डीएम साहब कल खुद आने वाले हैं मामले को देखने के लिए, और अगर उन्हें सच का पता चल गया तो तेरी नौकरी तो जाएगी, जेल भी हो सकती है। और सुन, राधे लाल जी का फोन आया था, कह रहे थे कि डीएम साहब दिल्ली जाने वाले हैं परसों कुछ दिनों के लिए। जब तक लौटेंगे सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। अभी के लिए तू देख ले बस। ठीक है। भरत सिंह, इसको इतना मारो कि कुछ बोलने के लायक ना रहे, ना ही इसकी शक्ल पहचानने के लायक रहे। बस इतना ध्यान रखना कि ये मरे नहीं। शाम अपना मुंह खोल दे तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी, इसलिए दोनों ने मिलकर इस पूरे मामले को दबा दिया और इस तरह घटना की असलियत डीएम साहब तक नहीं पहुंच पाई। शाम की ये कोशिश भी बेकार गई। अब शाम को ऐसे लगने लगा कि अपने आप को जिंदा साबित करने का उसका हर सबूत दुनिया नजरअंदाज कर रही है। अपनी ही फर्जी मौत से जीतना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था, और ये सब में एक और जिंदगी भी चली गई। ये क्या हालत कर दी है उन लोगों ने तेरी श्याम। हे भगवान, ऐसा दुख कभी और किसी को मत देना प्रभु। देव के साथ साथ किशन और उसके बेटों ने इसकी बीवी को भी इससे छीन लिया। क्या गलती की हमने, जो आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। क्या होगा मुन्ना का? धीरज रखो श्याम, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं, संभालेंगे। धीरज रख बेटा, धीरज रख। ला, इसे मुझे दे दे, मैं इसे सुला देता हूँ। आजा बच्चा, आजा आजा आजा, लेट जैसे। हाँ शाबाश। सुन सुन, कुछ खा ले किशन, कितने दिनों से तुमने कुछ खाया नहीं है। अरे इस तरह भूखे रहोगे तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मन नहीं कर रहा काका, अब तो बस एक ही काम है, किसी तरह सच साबित करना है हमें। इतनी जिद मत करो श्याम। अरे वो लोग ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, पैसे और ताकत की दम पर वो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। तुम उनसे नहीं जीत सकते, मेरी बात को समझो श्याम। चाहे जो करना पड़े काका, हम करेंगे, हार नहीं मानेंगे। रोज दफ्तर जाएंगे, डीएम से मिलेंगे, एमएलए से मिलेंगे, कोई तो हमारी मदद करेगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गया श्याम? अरे ऐसे में तो सालों गुजर जाएंगे, सालों, और तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। इसी तरह बैठ के पर्चा लिखता रहेगा। 7 साल बीत गए, लेकिन शाम ने हार नहीं मानी। लोगों ने उसे रोकने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाम इंसाफ की उम्मीद में हर दिन लड़ता रहा। अरे श्याम, दुकान पर कुछ तो ध्यान दो भाई, चाय उबल रही है और तुम बस अपना लिखने बैठे रहो, बैठे रहो। मैं देखता हूँ। तुम्हारा तो ये लिखना ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इससे तुमको हासिल क्या हो रहा है। 8 साल हो गए पूरे ये पर्चेबाजी करते हुए, तुम्हें कोई फायदा हुआ भैया? और क्या असर पड़ा उस किस्ना पर? देखो श्याम, अपने बच्चे को देखो, उसे प्यार चाहिए श्याम, उसे अपना बाप चाहिए। वो बाप जो कि जिंदा हो, और जब तक वे हमें जिंदा नहीं मानते, हम कोशिश करते रहेंगे।
चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। साहब कौन था वो? साहब वही पागल आदमी फिर से पर्ची डाल गया। पर्ची? कौन सी पर्ची? चलिए साहब। वो अभी यहाँ दोबारा आने नहीं देना, समझे? जी साहब। बाबा खाना खा लो, खाना रखा है। काश तेरी माँ होती तो मुझ जैसे बेकार बाप के लिए तुझे ये सब झंझट अकेले ना झेलने पड़ते। खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब अकेले करना पड़ता। नहीं बाबा, कोई बात नहीं, अब बहुत अच्छे है। अब भी अपना काम करते रहे, मैं भी अपनी पढ़ाई करते रहूंगा और अम्मा से भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। शाबाश बेटा। श्याम भाई। बेटा अंदर चलो, मैं आता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सखाराम है। इस पर्चे के जरिए मैं आप तक पहुंच पाया। ये आपके पास कैसे? मैं आजमगढ़ से हूँ, काम के लिए यहाँ आया था, तभी दफ्तर के बाहर मुझे पर्चा मिला। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे चचेरे भाई ने पारिवारिक संपत्ति हथियाने के लिए मुझे मृत घोषित कर दिया और सब कुछ अपने नाम पर कर लिया। अब तक हम सोचते थे कि हम ही ऐसे हैं जिसके साथ ये सब हुआ है, और अब हमें लगता है कि हमारे अलावा और भी लोग हैं जिनके साथ ये सब हुआ। बिल्कुल हुआ है। आज तक हम उन लोगों को ढूंढते रहे जो हमारी मदद करते थे, पर अब हमें उन लोगों को ढूंढना है जो हमारे जैसे हैं, ताकि हम मिलकर आवाज उठा सकें। जोरदार आवाज, तब शायद सरकार तक हमारी बात पहुंचे, तब कोई सुनवाई होगी। सही कह रहे हो भाई, पर क्या सरकार हमारी बात को सुनेगी? सखाराम, क्या तुम इस लड़ाई में मेरे साथ हो? श्याम ने एक फैसला लिया और वो सखाराम के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाकर अपने जैसे और लोगों को खोजने लगे। कुछ साल पहले मेरा बेटा एक बस एक्सीडेंट में मारा गया और उसके कुछ दिन बाद ही मेरी ननद और उसके बेटे ने मुझे धक्के मार मार के घर से निकाल दिया और मुझे मरा हुआ घोषित करके घर अपने नाम करवा लिया। सारा जमीन जायदाद हड़प लिया उसने। मेरे चाचा के लड़के एमएलए को जानते थे, उन्होंने मेरी सारी जमीन हथिया ली साहब। मेरे पति ने मुझे 10 साल पहले मुर्दा बता दिया ताकि वो दूसरी शादी कर सके। वो ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों लोग थे जिन्हें के जिंदा रहते हुए मरा हुआ करार कर दिया गया था। उनमें से कुछ लोग इसके खिलाफ लड़ रहे थे, पर अधिकतर लोगों ने इसके साथ समझौता कर लिया था। पर श्याम उन सभी लोगों से मिलकर उन्हें संगठित कर इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए निकल पड़ा था। धीरे धीरे काफी लोग इस लड़ाई में श्याम के साथ आ चुके। सबने मिलकर एक संगठन बनाया, जीवित मृतिक संघ। और जिन लोगों के लिए संभव होता वो महीने में 2 बार केशवपुर के इस चाय की दुकान पर मिलते और अपनी समस्याओं के बारे में बात करते और उनका हल ढूंढते। ज्यादातर लोगों की कहानियां एक समान थी, या तो परिवार वालों ने पैसों की लालच में आकर, संपत्ति की लालच में, या फिर पतियों ने नई शादी की चक्कर में उन लोगों को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद इन लोगों की बातें सरकार की ऊपरी अफसर्स तक पहुंच नहीं पा रही थी। श्याम भाई, कुछ करना होगा ताकि हमारी बात सुनी जा सके, सरकारी लोग हमारी बात पर ध्यान दें। पर करें तो करें क्या, कुछ सूझ ही नहीं रहा। नमस्कार, आप सभी गांव वालों को हमारी पार्टी की तरफ से एक नम्र निवेदन है कि इस चुनाव में बलेश सिंह जी को अपने भारी से भारी वोट देकर विजयी बनाएं। धन्यवाद। हम भी इलेक्शन में खड़े होंगे। अरे पर ऐसे कैसे? सरपंची के चुनाव में वो लोग तुम्हें खड़े ही नहीं होने देंगे श्याम। अरे चाचा, सरपंच के लिए नहीं तो फिर कौन सा चुनाव लड़ेगा बेटा? श्याम ने एक योजना बनाई जिससे उनकी हालत सरकार तक पहुंच जाए। उसने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर वो अपने नाम से नामांकन पर्चा भरे, उसका नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में आ जाए और वो चुनाव लड़ ले, तो श्याम वो लिस्ट सरकार को अपने जिंदा होने के सबूत के तौर पर पेश कर सकता था। और बाकी जो दूसरे लोग हैं सर, एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिसकी अपनी पार्टी है, वो इसी साल इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है। कह रहा था कि उसकी पार्टी का लीडर एमएलए की पोस्ट के लिए फाइट करेगा। आप 5 मिनट के लिए उनको अपॉइंटमेंट दे सकते हो। ओके सर, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको बोला था वो आप कर दीजिए।
श्याम भाई, हाँ, किडनी बेचने की क्या जरूरत थी? वैसे भी इतने कमजोर हैं आप पहले से। हमें निर्वाचन आयोग में बुलाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना है तो 10,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे जमानत के तौर पर, नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप पैसे भी हैं और आप लोगों का साथ भी। पर पैसों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, और भी रास्ते हैं पैसे लाने के। हमें यही ठीक लगा। बेचारा पूरा का पूरा पगला गया है, दुख के कारण दिमाग खराब हो गया है। कहाँ पोस्टर क्या कर रही है? अरे क्या कर रहे हो? ये देखा, ये हमारे प्रधानमंत्री, इनका फोटो। ये दीवार ही गंदा कर दे रहा है। बड़ा नेतागिरी झाड़ लगा है। क्या यही वो आदमी? यस, देखने से तो बिलो पॉवर्टी लाइन किसान लगता है। यस सर। खुद को साहब क्या समझते हैं आप, जो विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं? आप हैं कौन? साहब, हम भारत के नागरिक हैं और जीवित हैं। हमारी उम्र 18 साल से अधिक है और हम जमानत के 10,000 रुपए लेके आए हैं, और हमारे नामांकन पत्र का समर्थन करने वाले 10 लोग भी हैं। ये देखिए, हमारे नामांकन पत्र का समर्थन करने वाले 10 लोगों के अंगूठे के निशान इस अर्जी पर। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सब यही चाहते हैं कि साबित कर सकें कि हम जिंदा हैं। सर, इस कागज के हिसाब से हम मरे हुए हैं, लेकिन एक मरा हुआ इंसान तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना सर। तो हम ये चुनाव लड़कर ये सबूत देना चाहते हैं कि हम और हमारी पार्टी के सारे लोग, जिन्हें की फाइलों में और कागजों में मार दिया गया है, जिंदा हैं। देखिए, मुझे लगता है आपकी दिमागी हालत इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम मतदाता पहचान कार्ड की आवश्यकता होती है। वोटर्स आईडी कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम ये चुनाव नहीं लड़ सकते हो। तुम्हारी उम्मीदवारी इसी बिना पर डिसमिस की जाती है, क्योंकि कोई भी मृत व्यक्ति, भले ही वो कागज पर मरा हो, चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब आप जा सकते हैं। शाम को भले ही वो चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली हो, पर उसके इस प्रयास के कारण उसके बारे में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। मैंने आपके बारे में इंटरनेट में पढ़ा है। हम लोग आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। श्याम भैया के कारण ही तो हम सब यहाँ तक पहुँच पाए। श्याम भैया के कारण ही तो ये बात लोगों तक पहुँच रही है। तो क्या आप अब संगठन की तरह है? जी हाँ, 8 साल से ये हमारे लिए और हम सबके लिए एक संगठन ही है, जीवित मृतक संघ। जीवित मृतक संघ जिंदाबाद! जीवित मृतक संघ जिंदाबाद! शाम की पूरी कहानी एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में छपी और हर तरफ इस खबर की बातें होने लगी। क्या पांडे, तुम भी नहीं जानते? नहीं सर। मतलब कि यहाँ से हजारों मील दूर अमेरिका में बैठे लोगों को इनकी पूरी कहानी पता है, हर मैगजीन पे छपी हुई है, और आप लोगों को इसी जिला में रहते हुए, यहीं काम करते हुए कुछ भी नहीं पता है? सर, दरअसल बात ये, सफाई नहीं चाहिए मुझे फौरन कार्रवाई चाहिए। अब मैं खुद इस केस को देखूंगा। 7 साल पहले उसने अर्जी भरी थी जिसपे आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो अर्जी भी मुझे चाहिए, और हाँ, उन अफसरों के नाम भी मुझे चाहिए जो इस केस से जुड़े हुए थे। कल सुबह 10 बजे ये सब मेरे टेबल पे होने चाहिए। यस सर। मैं उस श्यामविलास यादव से मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? मुझे शुरुआत से सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ था? हाँ सर। श्याम, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं खुद ये मामला देख रहा हूँ। तुम्हें बहुत जल्द जीवित होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है? चलिए पांडे जी। जी सर। पिछले 8 साल से जिस मुद्दे को लेकर शाम लड़ रहा था और बार बार नाकाम हो रहा था, आखिरकार इस पर कार्रवाई शुरू हुई। माफ कर दिए साहब, माफ कर दिए।
पांडे। यस सर। इस पर पूरी जांच बैठाओ। यस सर। ये रहे तुम्हारे जमीन के कागज और तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र आज से रद्द किया जाता है। बहुत मेहरबानी साहब। कोई बात साहब ये बाकी के लोगों के मामले। हाँ मैं देखूंगा। श्याम विलास जिंदाबाद, श्याम विलास जिंदाबाद। 9 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार श्याम के साथ इंसाफ हुआ। दोस्तों, उत्तर भारत में कई जगहों में ये बड़ी आम सी बात है जहां लोग बड़ी आसानी से किसी भी दफ्तर में रिश्वत देकर किसी को भी मृत प्रमाणित करवा देते हैं और उसके बाद शुरू होती है उस इंसान के लिए अपने आप को जिंदा साबित करने की लड़ाई, जो काफी हताश कर देने वाली और मुश्किलों से भरी होती है। दुखद सच यह है कि कई बार यह लड़ाई भ्रष्टाचार के कारण बेअसर साबित होती है। लोग हार जाते हैं और जिंदा होते हुए भी मुर्दा बनकर जीना पड़ता है। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने आप को जिंदा साबित करने की लड़ाई 50,000 से भी अधिक लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज हों। श्याम ने हार नहीं मानी और उसे जीत मिली। श्याम और उसका पूरा संगठन आज भी इस अमानवीय और क्रूर अपराध के खिलाफ लड़ रहा है। श्याम विलास यादव और उसके संगठन की इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। उनके इस जज्बे और हिम्मत को सावधान इंडिया का सलाम।